गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था एक्सक्रीशन, उसको स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था और एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी मैंने आप लोगों को सेंड किया था। ठीक है, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों क्या है। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन ऑर्गन है जिसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन साइट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो अलग है। मतलब कि किडनी के अंदर कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि एक्चुअली ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जहाँ पे फिजिकली फिल्ट्रेशन जो है ब्लड का होता है, दैट फिल्ट्रेशन यूनिट इज़ नोन एज द नेफ्रॉन। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, वैसे ही जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, ठीक है, वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है, अब नेफ्रॉन के अंदर जो है ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम होता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है और उसमें से वेरियस टॉक्सिन्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉक्सिन्स के रिमूवल का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव किस लिए होता है? क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स को रिमूव करता है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन में ही फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो नेफ्रॉन जितने भी टॉक्सिन्स को रिमूव करता है वो बहुत ही सेलेक्टेड होते हैं। जनरली क्या होता है कि कई बार टॉक्सिन्स के साथ साथ जो यूज़फुल मटीरियल है वो भी जो है फ़िल्टर आउट हो जाता है। ठीक है, फ़िल्टर आउट तो हो जाता है, लेकिन अगर उस सब्सटेंस की हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस है वो दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ वही मटेरियल बाहर फ़िल्टर आउट किया जाता है या बाहर निकाला जाता है जिसकी एक्चुअली हमको किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन होता है, बहुत स्पेसिफिक और बहुत सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है, इसीलिए इस फिल्ट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन मीन्स स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल्स इज़ नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो नेफ्रॉन और नेफ्रॉन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब ये जो टॉपिक है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड क्लास है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और हर साल आता है। ठीक है, चाहे ऐसे पूछे या फिर ऐसे पूछे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा और ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक को अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब मैं जो है आप लोगों को स्टेप वाइज डायग्राम बना करके शो करती हूँ कि भाई नेफ्रॉन कैसा होता है। ठीक है, तो आप लोग फॉलो करना कि मैं डायग्राम को कैसे बना रही हूँ। बुक जो है, बुक के अंदर भी डायग्राम दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया हुआ होता है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा अपने को कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल फंक्शनल डायग्राम एक हम लोग शो कर देंगे तो भी उसमें हम लोगों को मार्क्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि हम लोग डायग्राम को प्रॉपरली बनाएं। ठीक है, तो मैं जैसा शो कर रही हूँ वैसे हम लोग जो है डायग्राम को बनाएंगे। ठीक, अब सबसे पहले क्या होता है कि कल मैंने आप लोगों को रीनल आर्टरी और रीनल वेन बताया था, है ना, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। रीनल आर्टरी क्या करता है कि बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के आएगा, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट विल बी रिच इन वेस्ट मटेरियल्स, ये कल भी मैंने बताया था। ठीक है, तो जनरली किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो कल भी मैंने किडनी का डायग्राम आप लोगों को बना के शो किया था। ठीक है, तो उसके वेरियस लेबलिंग्स जो हैं वो भी मैंने आप लोगों को शो किए थे, तो अगर उस पर हम लोग ध्यान देंगे, है ना, तो किडनी में दो साइड थे, एक कॉन्केव था, कॉन्वेक्स साइड था। तो जो कॉन्केव साइड है, ठीक है, जहाँ पर डिप्रेशन होता है, तो ये जो डिप्रेशन होता है ना किडनी का, इस डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं हाइलम। ये जो डिप्रेशन होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। ठीक है, और हाइलम वो जगह है जहाँ पर से रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है वो किडनी के अंदर एंटर करते हैं और एग्जिट भी करते हैं। तो मान के चलो भाई ये रीनल आर्टरी है ना, तो रीनल आर्टरी जो है वो हाइलम से क्या करेगी? किडनी के अंदर एंटर करेगी। इस तरीके से एंटर किया रीनल आर्टरी ने। अब ये जो रीनल आर्टरी है ये अंदर जाके क्या करेगी? जनरली क्या होता है कि किडनी के अंदर इस तरीके से
लोब्स या कोन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर लोब्स या ट्रायंगुलर कोन्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेफ्रॉन कहाँ है? नेफ्रॉन होता है इनके अंदर। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है प्लूरल में हम लोग इसको बोलेंगे कैलिसेस। ठीक है, प्लूरल में हम लोग इसको, सिंगुलर में कैलिक्स बोलेंगे और प्लूरल में हम लोग इनको कैलिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जो है इनके अंदर होते हैं। ठीक है, अब पहला इसी का एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे ये रीनल आर्टरी ने अंदर एंटर किया, रीनल आर्टरी जैसे ही किडनी को एंटर करेगी हाइलम पर, तो उसमें थोड़े देर के बाद क्या होंगे, बहुत हैवी ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक ब्रांच इधर जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर जाएगा, बाकी एक ब्रांच जो है वो इधर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अंदर जाने के बाद में भी इसमें और भी बहुत ज़्यादा हैवी ब्रांचिंग हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हैवी ब्रांचिंग इसके अंदर भी इस तरीके से होगी। ठीक है, तो रीनल आर्टरी जो है वो आगे जा कर के जब उसमें ब्रांचिंग होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रीनल कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो कैपिलरीज़ हैं, ये छोटी छोटी बारीक बारीक कैपिलरीज़ जो होती हैं, इनकी वॉल 1 सेल थिक होती है। 1 सेल थिक मतलब एक सेल कितना छोटा होगा, तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो साइड बाय साइड इस तरीके से अरेंज होंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ब्लड की कैपिलरीज। तो इतनी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, अब ये जो कैपिलरीज होती हैं इनका काम होता है कि नेफ्रॉन तक वो ब्लड पहुँचाएँ। ठीक है, अब नेफ्रॉन तक जो ब्लड पहुँचाएगी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी की जो रीनल आर्टरी से जो कैपिलरीज बनी है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो कैपिलरीज होंगी ये नेफ्रॉन तक ब्लड पहुंचाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, मान के चलो ये एक कैपिलरी है जो कि कहाँ तक ब्लड पहुंचा रही है, नेफ्रॉन तक ब्लड पहुंचा रही है। तो ये जो कैपिलरी नेफ्रॉन तक ब्लड पहुंचाएगी इसको हम लोग बोलेंगे एफेरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड पहुंचाने का काम करेगी नेफ्रॉन को, वो एफरेंट आर्टीरियोल है। ठीक है, अब एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आया। ठीक है, अब ये जो कैपिलरी है ये क्या करेगी, इस तरीके से एक गुच्छा बनाएगी, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाएगी। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ से ब्लड ने एंटर किया एफरेंट कैपिलरी के थ्रू, एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू, और आर्टरियोल का एक नेटवर्क बना, गुच्छा बना। उसके बाद जो है फिर यही कैपिलरीज जो हैं वापस में जुड़ेंगी, आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगी, जुड़ करके क्या बनाएंगी, जुड़ करके यही जो आर्टरीज हैं फिर वापस बाहर निकलेंगे। मतलब एफरेंट आर्टीरियोल क्या कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्लड सप्लाई करने के बाद, ब्लड प्रोवाइड करने के बाद में फिर ये सारी कैपिलरीज आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगी और क्या बनाएंगी, इफेरेंट आर्टीरियोल। क्या बनाएंगी, इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या ये जो कैपिलरीज का गुच्छा दिख रहा है, इस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं, यहाँ लिखते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस बोलते हैं इसको। ठीक है, इस गुच्छे को, इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस जो है इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ एक कप के शेप का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक कप के शेप का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, अब बोमैन्स कैप्सूल जो है वो एक्सटेंड होता है ऐसे पाइप के जैसे स्ट्रक्चर में, और ये पाइप के जैसा स्ट्रक्चर या ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं। ठीक है, अब ये जो अपर पार्ट है ट्यूब्यूल का जिसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं, इस अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं PCT। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं PCT। अब PCT का मीनिंग क्या है, PCT का फुल फॉर्म क्या है? PCT का फुल फॉर्म है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल यानी कि PCT। ठीक है, अब PCT जो है आगे जाता है, एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड हो करके इस तरीके से U शेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो ये जो U शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, HENLE। ठीक है, इसको हम लोग, ये U शेप जो ट्यूब बना इसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब ये जो ट्यूब है ये आगे एक्सटेंड होता है, आगे एक्सटेंड हो करके फिर से इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न दोबारा आएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो सेकेंड ट्विस्टेड पार्ट होता है ट्यूब्यूल का उसको हम लोग बोलते हैं DCT। क्या बोलते हैं, DCT। DCT का फुल फॉर्म क्या है, DCT का फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वॉल्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। DCT का फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वॉल्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो डिस्टल कॉन्वॉल्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है ये आगे चल करके किस में कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है कलेक्टिंग ट्यूब में। ठीक है, ये किस में कनेक्ट होता है, आके कनेक्ट होता है कलेक्टिंग ट्यूब में। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ऐसे करीब करीब एक किडनी के अंदर 3 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, कितना, एक किडनी के अंदर 3 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोचो कि कितने सारे नेफ्रॉन्स जो है हमारी छोटी सी किडनी के अंदर पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है, इनका फंक्शनिंग मैं बताती हूँ कि कौन कैसे काम करता है। ठीक, अब ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल से जो टॉक्सिन रिच ब्लड होता है, टॉक्सिन रिच ब्लड जो होता है वो आता है, एंटर करता है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस पे एंटर करता है। यहाँ एरो बना देती हूँ, कहाँ एंटर करता है, ग्लोमेरुलस पे एंटर करता है। अब ग्लोमेरुलस क्या है, मल्टीपल कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये बना और फिर एक जो आर्टीरियोल या एक कैपिलरी जो है वो ग्लोमेरुलस को एग्जिट करती है, इसको हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई करता है और ग्लोमेरुलस से ब्लड को वापस निकालने का काम कौन करता है, एफरेंट आर्टीरियोल करता है। अब ग्लोमेरुलस का काम क्या है, ग्लोमेरुलस जो है वहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो है उसमें कैपिलरीज का बहुत थिन और नैरो नेटवर्क होता है। तो कैपिलरीज बहुत नैरो होती हैं, उस वजह से ब्लड जो है उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी बहता है और ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। ठीक है, तो हायर ब्लड प्रेशर रहने की वजह से क्या होता है, हायर ब्लड प्रेशर रहने की वजह से
कुछ जो सेलेक्टेड सब्सटेंसेस होते हैं वो ग्लोमेरुलस की जो वॉल होती है उसको क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस बाहर निकल जाते हैं? कुछ छोटे साइज़ के प्रोटीन्स बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद में वाटर बाहर निकलता है, ग्लूकोज बाहर निकलता है, यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट और सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ग्लोमेरुलस की जो वॉल है उससे छन के बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे तो ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है और भी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उनका साइज़ बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो बड़ा साइज़ होने की वजह से वो लोग नहीं क्रॉस कर पाते ग्लोमेरुलस की वॉल को। बाकी जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिया, क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है तो वो इजीली ग्लोमेरुलस की वॉल को क्या कर लेते हैं, क्रॉस करके आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो बोमैन्स कैप्सूल है ये क्या करता है, सी शेप का होता है जैसे आप लोग देख रहे हो, और ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से क्या करता है, कवर करके रखता है। अब बोमैन्स कैप्सूल जो है उसके सरफेस पे, ठीक है, उसके सरफेस पे जनरली क्या होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे। ये तो मैं आपको साइज़ बड़ा करके दिखा रही हूँ, इससे भी छोटे छोटे रेक्टेंगुलर या ऑलमोस्ट लंबे जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल्स हैं इनके बीच में छोटे छोटे गैप्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो जो कोई भी सब्सटेंस ग्लोमेरुलर को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद में वो बोमैन्स कैप्सूल में ये जो गैप्स बने हुए हैं ना, इन गैप्स के थ्रू कहाँ एंटर कर जाता है, बोमैन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के बाहर निकली हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के जो भी चीज़ें बाहर निकली हैं, बोमैन्स कैप्सूल को एंटर की है, वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। और ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के जब ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल में ही होता है। बाकी यहाँ पर क्या होता है, बाकी यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ही होता है। तो एक्चुअल फिल्ट्रेशन सिर्फ ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल में ही होता है। तो जितनी चीज़ों को फिल्टर होना है वो यही होंगी, और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी यूरिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी यूरिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये बोमैन्स कैप्सूल से निकलेगा, निकल के कहाँ पर जाएगा, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्व्युलेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, ठीक है। पीसीटी में जाने पर क्या होता है, पीसीटी में जाने पर जो है रीएब्जॉर्प्शन जो है सब्सटेंसेस का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मैक्सिमम जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रहता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है वो वाटर की होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ निकल गया है, तो उस एक्स्ट्रा वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, पीसीटी। तो ऑलमोस्ट पीसीटी जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से 75% वाटर जो है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जितना पानी था उसका 75% पानी जो है उसको पीसीटी वापस रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब उसके अलावा और किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होगा, पीसीटी जो है उसके अंदर ग्लूकोज का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है भाई, रेस्पिरेशन में बहुत काम का आता है, इसीलिए ग्लूकोज जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी उसको रिटेन करती है, ठीक है। तो वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होगा, ठीक है। उसके अलावा सर्टन सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्ट्स जो हमारे लिए ज़रूरी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड के जो आयंस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको हम लोग कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन
रीएब्जॉर्प्शन जो है वो भी कहाँ पर होता है, पीसीटी में होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, पीसीटी में हुआ। ठीक है, तो पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद में, ठीक है, आगे क्या होता है, आगे जो है फिर ये जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, ये कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले में जाता है। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले जो है इसमें भी कुछ सेलेक्टेड इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, बहुत सेलेक्टेड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका ही रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में होता है। अब लूप ऑफ हेनले से जा कर के फिर वापस कहाँ जाता है ये फिल्ट्रेट, ये जाता है डिस्टल कॉन्वॉल्वुलेटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी में जाता है। ठीक है, डीसीटी में जाने के बाद क्या होता है, डीसीटी में जनरली जो पोटेशियम और हाइड्रोजन के जो आयंस है H+ आयंस जो है, ठीक है, उनका क्या होता है, जनरली सिक्रीशन होता है। ठीक है, डीसीटी में क्या है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, डीसीटी में क्या होता है, सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब ये जो सिक्रीशन है, ठीक है, ये किस लिए होता है, क्योंकि कई बार जो है कि कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, वो रह जाते हैं टिश्यू के, जैसे किडनी का टिश्यू जो होता है, अंदर का टिश्यू, ठीक है, उसमें भी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका भी तो रिमूवल ज़रूरी है। ठीक है, तो किडनी के जो टिश्यू के अंदर के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो निकल करके डीसीटी से होते हुए क्या है, फिल्ट्रेट में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है एक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आकर के। ठीक है, ये जो हार्मोन है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH बोलते हैं हम लोग। इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ADH। ठीक है, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, अगर कोई इंसान ज़्यादा पानी पीता है तो उसके अंदर ये हार्मोन जो है ये सिक्रीट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो इंसान ज़्यादा पानी नहीं पीता है उसके अंदर ये हार्मोन सिक्रीट होता है, और इस हार्मोन का काम क्या है कि ज़्यादा पानी को बाहर निकलने से रोकना। ठीक है, पानी को रिटेन करना, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है। तो जो लोग कम पानी पीते हैं उनके अंदर ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ज़्यादा सिक्रीट होगा, और ये हार्मोन जो है लूप ऑफ हेनले पे इन्फ्लुएंस डालता है, और लूप ऑफ हेनले पे इन्फ्लुएंस डाल करके लूप ऑफ हेनले को स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके, सो दैट यूरिन के थ्रू ज़्यादा पानी हमारे बॉडी के बाहर ना निकल जाए और हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, तो बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो ज़्यादा पानी पिएगा उसके अंदर ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा और उनमें डाइल्यूट यूरिन ही जाएगा, लेकिन जो लोग कम पानी पीते हैं उनके अंदर ये हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, और यूरिन में ज़्यादा पानी जाने से, ज़्यादा पानी वेस्ट होने से रोकता है ये हार्मोन जो कि है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब जनरली जैसा मैंने बताया पीसीटी में ग्लूकोज का पानी का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स का हुआ, लूप ऑफ हेनले में भी इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का एब्जॉर्प्शन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। और डीसीटी जो होता है, यहाँ पर जनरली क्या होता है, डीसीटी के अंदर जो है एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, पोटेशियम और हाइड्रोजन के जो आयंस हैं उनका सिक्रीशन होता है, और ये सारी चीज़ें जो है डीसीटी के बाद किस में जाके पास होती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब में जाकर के पास होती हैं। ठीक है, अब ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है इसका काम क्या है, अब डीसीटी से जितना भी फ्लूइड निकलता है वो क्या है, वो यूरिन है। ठीक है, मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट है, और उस फाइनल जो सिक्रीशन है या जो फाइनल फिल्ट्रेट है उसको अब हम लोग जो है यूरिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो डीसीटी से निकलने वाला जो यूरिन है वो कहाँ जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब में जाता है। अब एक कलेक्टिंग ट्यूब जो होता है इससे मल्टीपल नेफ्रॉन्स जो है अटैच्ड रहते हैं। ये ध्यान रखना कि एक कलेक्टिंग ट्यूब से मल्टीपल नेफ्रॉन्स जो है वो अटैच्ड रहते हैं। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है एक ही कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर यूरिन को डंप करते हैं। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब क्या करता है, जितने भी नेफ्रॉन से कनेक्टेड होता है सभी में से यूरिन जो है उसको कलेक्ट करता है।
कलेक्ट करके आ करके वो क्या करता है, इस सारे यूरिन को यूरेटर में क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। और यूरेटर से होकर के ये जो यूरिन है ये किस में आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बाहर निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये डायग्राम और पीसीटी, डीसीटी या लूप ऑफ हेनले का जो भी फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को क्लियर है। अगर इस टॉपिक में फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।